Hey guys, it's Divyansh from Divyansh and welcome to the first episode of a brand new series। नाम के बारे में मत पूछना, मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इस सीरीज में ना हम लोग उन मैनेजर्स की बात करेंगे जिन्होंने बहुत कम टाइम में अपने क्लब को एक तरीके से लेजेंडरी रन पे भेज रखा है, जिसकी वजह से उनका क्लब आज फुटबॉल वर्ल्ड में ना ही सिर्फ हिस्ट्री बल्कि हेडलाइन भी बना रहा है। अब ओरिजिनली और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैंने डिसाइड किया था कि सीरीज़ का पहला एपिसोड मैं जिडान के उन 3 सीजन्स पे निकालूंगा, लेकिन यार 3 सीजन्स पे रिसर्च और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो डेफिनेटली मैंने उसको यहाँ पर सेकेंड एपिसोड पर शिफ्ट कर दिया। और आज के अगर पहले एपिसोड की हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ज़ावी द बार्सिलोना मैनेजर। लेकिन यार एपिसोड में आगे जाने से पहले यार हम लोग 22,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आई थिंक एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग 102 या 103 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो डू मेक श्योर यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आओ यार इस बकचोद वाली टोली में यार, लिटरली भाई इस जर्नी का पार्ट बनो एंड हेल्प दिस चैनल टू ग्रो। अब यार इस एपिसोड में हम लोग एक तरीके से कंपेयर करेंगे कि ये ज़ावी की बार्सिलोना किस तरीके से डिफरेंट है पेप गार्डियोला की बार्सिलोना में, जिसमें खुद ज़ावी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते थे। लेकिन यार आउट एंड आउट ये एक टोटल कंपैरिजन वीडियो नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड में, इस सीरीज़ के सारे एपिसोड में हम लोग एक एलैबोरेटेड तरीके से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ज़ावी ने इतने कम टाइम में इतना कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अचीव कर लिया है। लेकिन यार सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले पॉइंट की, और वो आता है मेरे लिए द ट्रांसफर विंडो। अब देखो यार इसमें ये थोड़ा सा अनफेयर होगा अगर मैं इस पूरी ट्रांसफर विंडो का सारा क्रेडिट यहाँ पर ज़ावी को दे दूँ, लेकिन क्योंकि आज का एपिसोड टोटली डेडिकेटेड है ज़ावी को, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ ज़ावी के टर्म्स में बात करेंगे। अब यार इस ट्रांसफर विंडो की ना आपको आने वाले सारे पॉइंट्स में इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलने वाली कि क्यों ये ट्रांसफर विंडो इतनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन डेफिनेटली यार मैं इसको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आप कहोगे कि देखो ट्रांसफर विंडो में हमने फेरन टॉरस को खरीद लिया, आपने आडामा ट्राओरे को खरीद लिया, आपने ओबामेयांग को खरीद लिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पर अंसु फाटी का एब्सेंस था, मेम्फिस डिपाई का थोड़ा यहाँ पर डगमगाना, फ्लॉप होना, सर्जिनो डेस्ट को लेके बहुत यहाँ पर फ्यूचर था, डैनी एल्वेस यहाँ पर रिटर्न करा है, यहाँ पर आपका उस्मान डेम्बेले का काउंटर रिन्यूअल को लेकर उससे ज़्यादा ये दिक्कत थी कि उसको स्टैंड में भेजना है कि उसको खिलाना है। और यहाँ पे ज़ावी ने 2 टुक में बात कही कि नहीं मैं तो उसको खिलाऊंगा बिकॉज आई नीड हिम। यहाँ पर उसने ईगो को प्राइड पे, जबकि मैं तो एक टाइम तक हमेशा से इस चीज़ के साइड था कि ठीक है यार आप उसको स्टैंड में भेज दो, बट ज़ावी का जो ओपिनियन था, जो थॉट था, जो अप्रोच थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और यहाँ पर मैं एक शाउट आउट भी दूंगा, यहाँ पर एक ऑनररी मेंशन भी करूँगा कि लेपोर्ता और बाकी का जो बैकरूम स्टाफ है वो कहीं ना कहीं पता चलता है कि यहाँ पे उसकी और ज़ावी की केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा बेटर है। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है डेम्बेले को हम यहाँ पर खिलाएंगे क्योंकि वो डिफरेंस पिच कर सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर फिलिपे कुटिनो को लेके प्रॉब्लम्स थी, वो उन्होंने यहाँ पर सॉल्व करी। तो आउट एंड आउट अगर आप बात करें तो विंटर ट्रांसफर विंडो वॉज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ कि हमने यहाँ पे किन को खरीदा, बल्कि किस तरीके से यहाँ पर भौगदौड़ हुई, किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने इम्प्रूव किया, किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन मैनर में सॉल्व किया। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, और ये है एटीट्यूड की। अब यहाँ पर मैं एक तरीके से, क्योंकि भाई देखो मैड्रिड और यूनाइटेड अल्ट्रा हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक इसी ओकेजन का मैं एग्जांपल दूंगा कि क्यों मेरे लिए ये बार्सिलोना ज़ावी की एक स्पेशल है और बार्सिलोना फैंस को एक तरीके से यहाँ पर प्राउड होना चाहिए। सुपर कोपा जनवरी में हुआ था, मैड्रिड ने यहाँ पर 3-2 से बारसा को हराया था। इवन दो बारसा पे काफ़ी सारे की स्टैट्स में वो डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ आपको भी याद होगी अगर आप बार्सिलोना फैन हो या फिर आपने एल क्लासिको की वो जो फील थी वो एंजॉय करी थी कि इवन दो बारसा हारी थी बट स्टिल यहाँ पर एक तरीके से फीलिंग थी कि हाँ हारे तो हैं लेकिन फाइट करके आ रहे हैं, हारे तो हैं लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से अभी तक हारते हुए आ रहे थे। अभी तक पिछले 2-3 सीजन्स की हम बात करें तो क्योंकि सितियन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अगर रोनाल्ड कोएमन की हम बात करें, तो एक चीज़ यहाँ पर जो मिसिंग थी, सारे कहीं ना कहीं हम कहें कि लुई एनरिके या फिर एक हद तक कहे कि वेलवर्डे के बाद वो था कैरेक्टर मिसिंग था, और रोनाल्ड कोएमन के अंडर वो मिसिंग था, ज़ावी के अंडर वो चीज़ आई। वो चीज़ साफ पता चल रहा था कि एक जीत की कमी है, बाकी सब तो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो चाहे वो किसी और भी बड़े क्लब के अगेंस्ट हो, और वो चीज़ यहाँ पर उसके बाद से लगातार आती हुई जा रही है। और डेफिनेटली मेरे को बोलते हुए तो काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, बट उन्होंने आने वाले एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को लिटरली आउट क्लास कर दिया, टैक्टिकली भी, फिजिकली भी, और कहीं ना कहीं शॉकिंगली मेंटली भी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने मिडफील्ड की। अब
ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन फिट होता है और नेचुरली फिट होगा। मैं कोई जानबूझ के फोर्स करने की कोशिश नहीं करूँगा कि बस पेप को कैसे भी करके घुसेड़ा जाए, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नेचुरली ट्रांजिशन होगा, आपको पता चलेगा साइड बाय साइड कि किस तरीके से ज़ावी ने अडेप्ट किया है और किस तरीके से ज़ावी ने एक्चुअली में बहुत कुछ करके दिखाया है। अब ज़ावी की अगर हम खुद के प्लेइंग डेज की बात करें, यानी कि अगर हम बारसा में उसके जब वो खुद मिडफील्ड में खेलता था, तो एक तरीके से आपको याद होगा कि ज़ावी ना मेजॉरिटी जो था वो तब काम कब मतलब वो तब बताते थे कि हाँ मैं ज़ावी हूँ जब उसके पास बॉल होती थी। यानी कि वो डिक्टेट की हम बात करें, मैनेज की हम बात करें, यहाँ पर टेम्पो की हम बात करें, सारी चीज़ मेजॉरिटी तब होती थी जब ज़ावी के पास बॉल होती थी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बड़ी स्ट्रैटेजिक चीज़ जो कि उस पर इम्प्लीमेंट की जाती थी वो थी कि ज़ावी को ना मतलब उसको जो मिडफील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि पेप गार्डियोला मिडफील्ड में काफ़ी ज़्यादा नंबर रखता था, और यहाँ पर ज़ावी का रोल ये था कि उसको ना छोटे छोटे स्पेसेस में अपने आप को रखना था, ना कि किसी और प्लेयर का आने का वेट करना था कि यहाँ पर अगर स्पेस है तो इज़ नॉट लाइक कि कोई विंगर कोई स्ट्राइकर उसमें ड्रॉप डीप करे तब वो पास डालेगा, बल्कि उसको खुद वहाँ जाना था। और ये चीज़ एक बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता था, और वहाँ से एक फाइनल पास जो भी उसका एक ब्रेक थ्रू पास होता था। कमिंग बैक टू दी मॉडर्न फुटबॉल, यानी कि अगर ज़ावी की इस करंट बात करें तो ये पूरा चेंज सिस्टम ही चेंज है, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। यहाँ पे ज़ावी ने बिल्कुल मतलब किसी को रुकने नहीं दिया। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे शाउट आउट दूंगा कि यहाँ पे ज़ावी की जो इस मिडफील्ड की हम बात करें तो एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसमें वर्क रेट ना हो। हाई वर्क रेट है, मतलब फीफा टर्म्स में बता दिया, लेकिन एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि लिटरली अपने फेफड़ों को दाव पे रख के ना भागता हो। चाहे डियोंग की हम बात करें, पेड्री की हम बात करें, निको की हम बात करें, गावी की हम बात करें, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बात करें फ्रैंक केसी की। तो डेफिनेटली यहाँ पर होता क्या था कि 2 नंबर 8 जो होते थे, यानी कि बुस्केट्स के आगे जो 2 मिडफील्डर होते थे, उनको पूरा का पूरा यहाँ पर एक परमिशन थी कि भाई तुम जाओ और एक फ्रंट 5 क्रिएट करो। विंगर नंबर 8, स्ट्राइकर नंबर 8 और राइट विंगर, ये एक तरीके से फ्रंट 5 क्रिएट करता था, और ये बहुत बहुत क्लासिक था, बहुत ज़्यादा क्लासिक था। आप एक तरीके से कह सकते हो कि भाई इससे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि मिडफील्ड में बार्सिलोना आउट क्लास हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी ज़ावी ने इसको सॉल्व किया था, जो कि हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। लेकिन इससे ना बहुत सारी बढ़िया चीज़ होती थी। अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता था वो ये था कि क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप देखो कि ये चीज़ ना काम आती थी बिल्डअप में, और यहाँ पर मैं एक आपको प्राइम एग्जांपल दूंगा। आपने देखा हो गैलाटासरे के अगेंस्ट फ्रैंकी डियोंग ने एक्चुअली में एक 1-1 मिस किया था, लेकिन अगर उससे थोड़ा पहले आए कि वो चीज़ एक्चुअली में क्रिएट कैसे हुई थी, तो देखो होता है ऐसे कि ये सेकंड फेज ऑफ बिल्डअप से स्टार्ट होता है। यानी कि जब डिफेंडर्स पे बॉल होती है तो सर्जियो बुस्केट्स यहाँ पर ड्रॉप डीप करता है, बॉल लेता है, एक सीडीएम होता है जो उसके पास होता है, लेकिन जो दूसरा सीडीएम होता है, यानी कि सर्जियो बुस्केट्स के पास अगर पेड्री है तो जो फ्रैंकी डियोंग है ना वो रन इन बिहाइंड करेगा, वो यहाँ पर गेट इन बिहाइंड करेगा। अब ये ना बहुत डिफरेंट है पेप के सिस्टम से, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखो एक साथ चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो फ्रैंकी डियोंग यानी कि कोई भी एक नंबर 8 गेट इन बिहाइंड करेगा, ऑबामेयांग ड्रॉप डीप कर रहा है, उस्मान डेम्बेले अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और इनका सबका अपना अपना रोल है। जहाँ पर ओबामेयांग को ये एक तरीके से एक फ्रीडम मिल जाती है कि वो ड्रॉप डीप करे, वो ड्रॉप डीप करता है। अब आप कहोगे वो ड्रॉप डीप करेगा, तो देखो अब यहाँ पर सेंटर बैक जो होता है ना वो असमंजस में फंस जाता है कि वो ओबामेयांग को कहीं ना कहीं फॉलो करे। अगर फॉलो कर दिया तो फ्रैंकी डियोंग के लिए रन क्रिएट हो जाएगा, और अगर फ्रैंकी डियोंग के लिए उसने मतलब उसको रोका तो ओबामेयांग को पूरा स्पेस मिल जाएगा एक फॉल्स 9 का रोल निभाने के लिए। और ये चीज़ गैलाटासरे के अगेंस्ट भी हुई, और ये चीज़ रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी, और इससे पहले भी हुई थी और इसके आगे भी होती रहेगी। उस्मान डेम्बेले की बात करें, ये सबसे बड़ा रोल था जो कि बहुत डिफरेंट था। अगर पेप की बात करें ना तो मेसी एक्चुअली में ड्रॉप डीप करता था, विद जो विंगर्स होते थे वो कट इनसाइड और इनसाइड फॉरवर्ड की तरह गेट इन बिहाइंड का रन रखते थे। यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर विंगर अपना पूरा विड्थ रखते थे, वो उनको कोई चिल नहीं है, क्योंकि विड्थ अब विंगर और स्ट्राइकर के बीच में एक नंबर 8 है, तो ट्राइंगल भी क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर 1-2 भी हो सकता है, और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी ओपन हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, और वो आता है यहाँ पर फुल बैक्स का। अब ये मैं कहूँगा कि एक एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पर रिजल्ट ना आ रहे होते ना तो मैं कहता कि कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन ज़ावी ने क्योंकि बॉल पे छक्का मारा है हरभजन वाला, तो मैं कहूँगा कि एडजस्टमेंट और उस पर मारा है छक्का। अगर पेप की हम बात करें या फिर किसी भी ट्रेडिशनल अभी तक प्लेयर की हम बात करें, यहाँ पर बारसा में जिस तरीके से सिस्टम आ रहा है तो 4-3-3 है कि यहाँ पर अगर एल्बा की बात करें, लेफ्ट बैक की बात करें, राइट बैक की बात करें, तो डैनी एल्बा, जॉर्डी एल्बा, अगर किसी की हम फुल बैक्स की बात करें तो होता क्या था कि ओवरलैपिंग होती थी और बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड विथ करते, क्योंकि विंगर्स क्या थे टक इनसाइड करते थे, वो यहाँ पर जो फुल बैक्स है वो वाइड रहते थे, वहाँ से बॉल क्रॉस करते थे।
ये चीज़ एक्चुअली में जावी के पास इतनी अबंडेंस में नहीं थी, क्योंकि डैनी एल्वेस की अगर बात करें तो फिटनेस अब कहीं ना कहीं आप मानो कि डैनी एल्वेस बहुत सारे कैरेक्टर्स में प्राइम पे होगा, लेकिन एक चीज़ में जहाँ पे वो प्राइम पे नहीं है वो है उसका रन। अब आप देखो विनीसियस जूनियर की अगर हम बात करें, अगर विंगर्स की बात करें तो आउट एंड आउट डैनी एल्वेस उसको यहाँ पर मैच नहीं कर सकता। जॉर्डी अल्बा की बात करें तो जॉर्डी अल्बा भी डेफिनेटली धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब पेस कम होती जा रही है। इसका फ़ायदा क्या उठाया, और डेफिनेटली मैंने आपको कहा था मिडफील्ड वाले रोल में कि यहाँ पर आप कहोगे कि मिडफील्ड में आउट क्लास कैसे नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर इन्वर्टेड फुल बैक्स का रोल निभाया, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रेंट को भी दे रखा है, जो कि आप एक तरीके से कहते हो कैंसेलो को भी दे रखा है, यानी कि पेप के सिस्टम में भी आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको यर्गन क्लॉप के सिस्टम में भी दिखेगा। इसका बहुत बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर अब आपके 2 नंबर आठ, यानी कि आपने एक मेकशिफ्ट फ्रंट 5 क्रिएट कर दिया, तो आपके पास अटैक में आपके पास लिटरली आपने गांड फाड़ रखी है डिफेंस की कि वो किस तरीके से इससे कोप अप करे। दूसरी चीज़, आपने सर्जियो बुस्केट्स के साथ एक और प्लेयर रख दिया जो कि अब यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, और डैनी एल्वेस का विजन और फुटबॉलिंग पासिंग इज एब्सोल्युटली क्लास। तीसरी चीज़, अब अगर काउंटर भी हो गया ना तो डैनी एल्वेस एक थर्ड सेंटर बैक की तरह रोल प्ले कर सकता है, जिस तरीके से कह सकते हो आप काइल वॉकर हो गया, तो उसको इतना कुछ भागने की जरूरत नहीं है एज कम्पेयर टू अगर वो फुल बैक एक ओवरलैपिंग फुल बैक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसी पॉइंट पे जस्ट इमेजिन कि सर्जिनो डेस्ट कितना बढ़िया रोल निभाएगा। वो एक ओवरलैपिंग फुल बैक भी बन सकता है, वो एक इन्वर्टेड मिडफील्डर वाला फुल बैक भी बन सकता है, बस उसमें फुटबॉलिंग अवेयरनेस, डिफेंसिव अवेयरनेस की कमी है, वो यहाँ पर सॉल्व कर दी जावी ने। आपका खेल मतलब आपका तो प्रॉब्लम ही खत्म, खेल खत्म कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ही खत्म है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, और वो आता है यहाँ पर विंगर की। अब आपने फ्रंट 5 बना दिया। अब देखो यार, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। जब जावी की अनवीलिंग हुई थी तो वहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई एम गोइंग टू प्ले विद विंगर्स, मेरे को वाइड विंगर्स के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इस बारसा के सिस्टम में आपको वो दिखेगा, और दिखा भी। और जैसा मैंने आपको शुरुआत के एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि इस विंटर ट्रांसफर विंडो की इंपॉर्टेंस ना आपको धीरे धीरे पता चलेगी जैसे हम पॉइंट्स में बात करेंगे। अब देखो यार, ये चीज़ उस टाइम नहीं थी। शुरुआत में आप देखो बारसा के अगेंस्ट हम बायर्न के अगेंस्ट हम बारसा को हार झेलनी पड़ी, उसके बाद 1-2 गेम्स में ड्रॉ लेने पड़े, हार भी देखने को मिली। तो वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम यहाँ पर था नहीं, अंसु फाटी इंजर्ड था, उस्मान डेम्बेले की अभी कंसिस्टेंसी वापस आई नहीं थी। यहाँ पर मेम्फिस डिपाई की बात करें तो वो एक इनसाइड फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर जो स्टेप अप होता है वो होता है आबदे। लेकिन आबदे भी जनवरी तक चला, जनवरी में दिमाग चलाने की बारी, जनवरी में बारी आई मास्टर क्लास की। यहाँ पर आता है उस्मान डेम्बेले का रिटर्न होता है, यहाँ पर आता है आडमा ट्राओरे, यहाँ पर आता है फेरन टोरेस, और यहाँ पर आता है ओबामेयांग। यानी कि आउट एंड आउट आपने एक ऐसे विंगर्स लिया है जो कि अपनी विड्थ को मेंटेन भी कर सकते हैं और आपके लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबली अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। फेरन टोरेस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। फेरन टोरेस कोई मतलब आप कहो कि इतने बेहतरीन गोल नहीं मारे, लेकिन जो रोल उसका है, जैसे मैं सादिक भाई, हम हमेशा जब भी बात करते रहते हैं, सादिक भाई हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि फेरन टोरेस का जो रोल है ना वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वो अपने साथ साथ बहुतों के लिए, चाहे जॉर्डी अल्बा के साथ केमिस्ट्री हो, चाहे डियोंग के साथ केमिस्ट्री हो, चाहे यहाँ पे स्ट्राइकर के साथ केमिस्ट्री हो, चाहे स्पेस क्रिएट करने की बात हो, क्रिएटेड स्पेस में एग्जीक्यूट करने की बात हो, फेरन टोरेस में बहुत बढ़िया आदमी है। आडमा ट्राओरे की बात करें तो देखो, आडमा ट्राओरे सबसे पहली चीज़ तो एक प्रायोरिटाइज नहीं है, ही इज़ अ सेकंड फिडल टू उस्मान डेम्बेले, वो मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन आडमा ट्राओरे की हम बात करें तो वो एक आउट एंड आउट कोई असिस्टर नहीं है कि भाई मैं तो असिस्ट क्रिएट कर दूंगा। लेकिन जस्ट इमेजिन जब स्विच विंग, क्योंकि हमको पता है कि बारसा विंग स्विच करना कितना ज़्यादा बढ़िया, उसको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ करती है, और आडमा ट्राओरे 1v1 आ गया किसी के साथ तो किसी को चूतड़ा में दम ना है जो कि आडमा ट्राओरे के साथ आ जाए, मतलब लिटरली वो पर फेंक देगा उठा के, क्योंकि वो जब तक उसको बॉल नहीं मिलती वो क्या करता है, जिम्नास्टिक ही करता है वहाँ पर। लेकिन जोक्स अपार्ट अगर हम बात करें तो आडमा ट्राओरे के पास वो पेस है, आडमा ट्राओरे के पास वो फिजिकलिटी है कि वो विंग अपना बना सकता है। बात करते हैं उस्मान डेम्बेले की, सबसे ज़्यादा फायदा उस्मान डेम्बेले का हुआ है, और वो होना भी चाहिए। 2 फुटर है, यानी कि राइट से भी मार सकता है, लेफ्ट से भी मार सकता है। अगर फीफा टर्म्स में हो तो 5 स्टार स्किल मूव्स है, यानी कि ऐसी स्किल मूव्स हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, बढ़िया है, कंसिस्टेंसी है, उस पर ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं उसके पास अब वो सिस्टम है जिसमें वो यहाँ पर खेल सकता है और क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टैट्स हैं उसके इस पूरे के पूरे सिस्टम में। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें हम अपने लास्ट पॉइंट की, और वो आता है यहाँ पर काउंटर अटैक का। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड की तरह बिल्कुल अच्छी चल रही है। सबको पता है कि जावी की इस पूरी टीम में इंटेंसिटी, जावी की इस पूरी टीम में हाई प्रेस, काउंटर अटैकिंग, हाई डिफेंसिव लाइन, मैन मार्किंग प्रेसिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन मैन मार्किंग प्रेसिंग में ना एक चीज़ कहीं ना कहीं डेंजर होता है कि अगर आपका टैकल एक उल्टा सीधा पड़ गया तो काउंटर पे आप खा सकते हो। और क्योंकि आपके पास हम देखें डैनी अल्वेस है, जेरार्ड पीके हैं, अराउओ एक एक्सेप्शन है, लेकिन जॉर्डी अल्बा की बात करें तो ये डिफेंसिव प्लेयर थे कि अब इनके पास वो
इनके फेफड़ों में उतना दम नहीं है कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आउट एंड आउट स्प्रिंटर्स को मैच कर सकें। तो ऐसे में लेकिन ओवरऑल आप कहो कि ये तो वो एक स्कैम 1992 का मेरे को याद आता है कि रिस्क लेने में ही इस मतलब जो भी यार वट एवर इट इज़ वो ये कि आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जितना आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और यही कहीं ना कहीं ज़ावी का सिस्टम इस पर डिपेंड करता है। आप काउंटर अटैकिंग की बात करें तो आप देखो आडम ट्राओरे के पास पेस है, फेरन टॉरस के पास पेस है, आने वाले टाइम में उस अंसु फाटी के पास पेस होगा, यहाँ पर ओबामेयांग के पास पेस है, फ्रैंकी डियोंग के पास पेस है, तो उस्मान डेम्बेले के पास पेस है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप क्रिएटर्स की बात करें जो कि मिडल ऑफ द पार्क काफ़ी डीप से क्रिएट कर सकते हैं। सर्जियो बुस्केट्स है, फ्रैंकी डियोंग है, पेड्री है, निको है, गावी है, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। डैनी एल्वेस है। रोनाल्ड अराउजो की अगर हम बात करें तो थोड़ा है, लेकिन एरिक गार्सिया के पास एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसर वाला ट्रेट है। तो मतलब हर चीज़ है, हर एक चीज़ है जो कि एक काउंटर अटैक को सक्सेसफुल बना सकता है। और यही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस पूरे एपिसोड में एक एलैबोरेटेड तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्यों इतने कम समय में ये सारे वो कहीं ना कहीं प्लान्स थे जो कि जब एक साथ वेल एग्जीक्यूट किए गए तो ज़ावी को इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले थे। एंड इट्स जस्ट ये बस एक स्टार्टिंग है। अगर आने वाले टाइम में यही केमिस्ट्री देखने को मिली, यही प्लेयर्स का वर्क रेट देखने को मिला, यही कहीं ना कहीं सिस्टम देखने को मिला, तो बार्सिलोना एक्चुअली में बहुत जल्दी अपने कहीं ना कहीं एक थोड़ा मैं कर सकता हूँ जिंक्स ना कर दूँ, लेकिन एक नया प्राइम कहीं ना कहीं एक नया प्राइम बार्सिलोना की डेफिनेशन बदल सकती है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। इस एपिसोड का जो सेकंड पार्ट है यानी कि ज़िनेडिन ज़िडान को लेकर जो हमारा नया सेकंड पार्ट आएगा वो मैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड करने वाला हूँ और उसको मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इंटरनेशनल ब्रेक में उसको अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।